क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर सेकेंड रिलेशंस एंड फंक्शंस। इसके कॉन्सेप्ट हम एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो टर्म है दैट इज ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर्स मींस अ पेयर ऑफ नंबर्स, एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स दैट आर रिटन इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर एंड क्लोज इन ब्रैकेट्स आर नोन एज ऑर्डर्ड पेयर्स। मतलब एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सेट ए है जिसमें एक एलिमेंट है 1, सेट बी है जिसमें 3 एलिमेंट है m n k। इनके कितने ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे जरा सोचो। 1 को हम m से जोड़ सकते हैं, 1 को हम n से जोड़ सकते हैं, 1 को k से जोड़ सकते हैं और हमने इनको ब्रैकेट्स में भी डाल दिया, तो ये बन गए हमारे पास 3 ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक बात हो गई। एलिमेंट्स है, ऑब्जेक्ट्स है, कुछ भी है और वो ब्रैकेट में आ जाते हैं तो वो ऑर्डर्ड पेयर्स बनते हैं। अच्छा, अब इसमें एक रूल है इक्वालिटी रूल। वो क्या होता है, जैसे ए बी और 1 2 ये दो जो है ऑर्डर्ड पेयर्स है, राइट। अब ये जो अगर ऑर्डर्ड पेयर्स हैं तो इसमें एक कंडीशन हमेशा लागू होगी, वो ये कि ए 1 के इक्वल होगा और बी 2 के इक्वल होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म है इधर कार्टेशियन प्लेन। देखिए हमने कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ा है कि वो जो x और y एक्सिस होती है, आप जो कोऑर्डिनेट में करते हो, वो जो प्लेन होता है उसको 2 डायमेंशनल कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं, राइट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने मान लीजिए एक सेट A है जिसमें 2 एलिमेंट्स है 1 और 2 और एक सेट B है जिसमें 3 एलिमेंट्स है m n k। अब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। मैंने पहले तो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स ढूंढो, इसमें कितने हैं। हमने देखा 1 को m से मिला सकते हैं, 1 को n से मिला सकते हैं, ऐसे 1 को k से मिला सकते हैं। इस तरह से ये ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास 6 आ गए। इन सारे ऑर्डर्ड पेयर्स का अगर सेट बना दिया जाए तो वो बन जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। मैंने a क्रॉस b, कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो a क्रॉस b उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे। इसका तरीका यह है कि पहला जो हमारे पास सेट है उसके नंबर देखो कितने एलिमेंट है 2, दूसरा जो सेट है उसके नंबर देखो कितने हैं 3 है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, 2 और 3, 2 3 6, उतने ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। ये देख ली टोटल 6 पेयर्स है ना, और a क्रॉस b में टोटल एलिमेंट्स कितने बन गए 6। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। 3 सेट्स हो तब क्या होगा। देखिए इसमें वो आपके बेसिक अलजेब्रा के रूल्स लगेंगे, a क्रॉस b क्रॉस c। चाहे ए बी को पहले आप क्रॉस कर लें, मैंने उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिया और फिर सी से उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें, या पहले बी सी कर लें और फिर ए से करें। इसी तरह से ही अगर मान लो ए का आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है और वो बी यूनियन सी से, तो आप इसी तरह से ही ए बी को, और डिस्ट्रीब्यूटिव फैकल्टी नहीं होती रूल, उसको हम अप्लाई कर सकते हैं, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ऐसे ही इंटरसेक्शन के लिए भी हो सकता है। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है रिलेशंस। बड़े ध्यान से समझिए, हम कोशिश करेंगे इस तरह से समझने की कि हमें सारे क्वेश्चंस हम एनसीईआरटी के कवर कर लें इस चैप्टर के। इफ ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स then a relation R from A to B is a subset of Cartesian product A cross B। मतलब रिलेशन जो है वो 2 नॉन एम्प्टी सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। अब इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक सेट A है 1 5 8, एक सेट B है C A B। अब इसका रिलेशन निकालना है तो सबसे पहले हम इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट कितने होंगे, इसमें 3 एलिमेंट्स है, इसमें 3 है, 3 3 जा 9, ये हमने 9 ऑर्डर्ड पेयर्स बना लिए इसमें। क्लियर हो गया। अब इसका मतलब है जो हमारा रिलेशन होगा वो इनका सबसेट होगा। मैंने कोई से रिलेशन, इनके बीच के कोई से 2 3 4 5 पेयर्स हो सकते हैं, तो रिलेशन हो गया 1C 5A 8B, ये इसके रिलेशन होते हैं। क्लियर हो गया रिलेशंस। इसकी फिगर भी आप देखें, ये 1 5 8 ABC।
अब इसमें एक वर्ड है इमेज। जो भी हमारा रिलेशन बनता है उसकी जो सेकंड एलिमेंट है हमारे पास, जैसे यहां सी है, ए है, बी है, ये इमेज कहलाता है। जैसे यहां पर इमेज है ए बी सी। चलिए अब बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। अब ये क्या होता है, देखिए मान लीजिए एक सेट हमारे पास ए है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 और एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट्स है 3 और 4। हमें पता है कि इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। अगर हम ए क्रॉस बी निकालेंगे तो क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में जितने हैं जैसे यहाँ 3 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट बी में जितने हैं जैसे यहाँ 2 हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 6, तो ये एलिमेंट्स आ जाएंगे। मगर रिलेशंस हमेशा नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब यहां नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 6, तो देखिए हमारे इस केस में 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो जाएंगे 2 की पावर 6 64। ये दोनों का डिफरेंस जानना बड़ा जरूरी है, इसमें जरूर गलती होती है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है डोमेन एंड रेंज। देखिए द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड डोमेन। एक ऑर्डर्ड पेयर है, उसका जो पहला एलिमेंट है उसे डोमेन कहते हैं। और द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड रेंज। मान लिया हमारे पास एक सेट ए है 1 5 8, एक सेट बी है सी ए बी डी। अब इसमें हमारे रिलेशन बनते हैं, देखो 1 का रिलेशन सी से, 5 का रिलेशन ए से, 8 का रिलेशन बी से। तो हमारे पास डोमेन क्या होगा 1 5 8, और हमारे पास रेंज क्या होगी सी ए बी या ए बी सी, ठीक है ना। डी हम छोड़ देंगे क्योंकि उससे कोई रिलेशन नहीं है। समझ में आ गया डोमेन और रेंज। अब एक और टर्म है दैट इज कॉल्ड कोडोमेन। अब कोडोमेन क्या होता है, द होल सेट ऑफ बी इज कॉल्ड द कोडोमेन। मतलब बी का वो वाला एलिमेंट जो ए से किसी भी तरह से संबंधित नहीं है, रिलेशन में नहीं है, वो भी अगर मिल जाए तो पूरा का पूरा उनका सेट जो है वो कोडोमेन कहलाता है। तो यहां पर हमारे पास कोडोमेन हो जाएगा ए बी सी और डी। टोटल बी जो है ये कोडोमेन होगा। और हमेशा रेंज जो है वो कोडोमेन की सबसेट होती है, ठीक है बात। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है फंक्शंस। अ रिलेशन एफ from a set A to set B is said to be a function if every element of set A has one and only one image in set B। मतलब अब इसको समझो कि एक सेट A है, एक सेट B है, राइट। अब फंक्शन क्या है, हर सेट के एक एलिमेंट का सिर्फ एक ही इमेज B में होना चाहिए। देखो यहां सेट ए का एक एलिमेंट 1 है, इसकी इमेज P है, सिंगल इमेज। 2 की एक इमेज Q है, सिंगल इमेज। 3 की एक इमेज Q है, सिंगल इमेज ही तो है 3 की, इसलिए ये एक फंक्शन है। अच्छा अब इधर देखिए, मान लो 1 का P से रिलेशन है और 2 का भी P से रिलेशन है, कोई बात नहीं, दोनों की सिंगल सिंगल इमेज है ना। मगर यहां 2 का एक और इमेज भी है Q, डबल इमेज हो गई। 3 की सिंगल इमेज है, इसलिए ये वाला जो रिलेशन है ये फंक्शन नहीं है और ये वाला रिलेशन फंक्शन है, ठीक है। और फंक्शन को हम ए एरो बी से डिनोट करते हैं। क्लियर हो गया। अब एक एग्जांपल से समझते हैं इस बात को। विच रिलेशंस आर फंक्शंस, और चेक करते हैं। ये देखिए एक सेट है, अब इस सेट में डोमेन कौन सा होगा 2 5 8 11 14 1, बिल्कुल सही है, पहले वाला एलिमेंट। और रेंज कितनी है इसकी 1 1 1, कई बार तो लिखते नहीं, ये हमने रेंज लिख दी। अब बताना है ये फंक्शन है या नहीं है। देयर इज ओनली 1 इमेज ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ डोमेन। देखो 2 की भी 1 इमेज है, 5 की भी 1 इमेज है, 8 की भी 1 इमेज है। इसका मतलब इससे ज्यादा इसकी इमेज हो ही नहीं सकती, इसलिए ये देखो एक फंक्शन है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। अब इसमें देखो, इसमें हमारे पास डोमेन क्या है 1, रिपीट तो करते नहीं, 1 1 2 हो गया। और हमारी रेंज क्या है 3 5 5। अब यहां पर 1 जो है
इसकी हमारे पास इमेज 3 भी है और इमेज 5 भी है, डबल इमेज हो गई। इमेज डबल होना मैंने नो फंक्शन। क्लियर? चलिए डोमेन और रेंज को समझने के लिए एक एग्जांपल और लेते हैं थोड़ा सा। अब एक फंक्शन है एफ एक्स, इसमें हमारे पास लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मॉड्यूलस एक्स। डोमेन मीन्स द वैल्यूज ऑफ एक्स, द इनपुट, राइट। जो एक्स की मेन वैल्यूज होगी वो डोमेन कहलाएगी। और रेंज क्या होगी? वैल्यूज ऑफ वाई और एफ एक्स, द आउटपुट, जो उसका रिजल्ट आएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहां पर मॉड्यूलस है, देखिए मॉड्यूलस का मतलब है वो जो भी नंबर डालेंगे उसको पॉजिटिव आंसर देगा, ठीक। अब यहां पर x की क्या वैल्यू आ सकती है? x की तो कोई भी वैल्यू आ सकती है, एनी रियल नंबर। 1 डालो, 2 डालो, 0 डालो, -2 डालो, -5 डालो। तो इसमें हमारे पास डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर्स। चलो पहला काम तो खत्म। अब रेंज कैसे निकाले जी? रेंज क्या होता है भाई? वैल्यू पुट करो x की और y की वैल्यू निकाल लो। y मैंने fx। चलो चेक करते हैं, एक ट्रायल बेस पर हम लेते हैं x की वैल्यू -2। अब x की वैल्यू यहां -2 डाली तो क्या आएगा? y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ये -2, अब -2 तो हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस और माइनस क्या बन जाएंगे? -2। अब एक x की वैल्यू 0 डाल के देखते हैं, 0 डाली तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जो एफ एक्स है, एफ एक्स को y कहते हैं, इज इक्वल टू माइनस तो बाहर है और मॉड्यूलस में 0 आ जाएगा, तो 0 तो 0 रहेगा, माइनस प्लस। चलो जी, अब x की वैल्यू एक बार प्लस डाल के देखते हैं, +3। y की वैल्यू क्या होगी? देखो +3, माइनस से अंदर तो प्लस ही रहेगा, -3 हो गया। इसका मतलब है कि माइनस की आंसर आ रहे हैं। चलो एक और प्लस डाल के देखते हैं, x की वैल्यू +50, y की वैल्यू कितनी होगी? +50। अल्टीमेटली अगर बाहर मॉड्यूलस के माइनस है तो सारा का सारा माइनस आएगा ना। इसका मतलब है इसमें कुछ भी डालो 0 से अबव मार्क वैल्यूज आएंगी हमेशा रेंज की। इसका मतलब है इसकी रेंज होगी -∞ से 0। समझ में आ गया? सारे माइनस तक जाते रहेंगे और वो ओपन फंक्शन होगा और 0 तो क्लोज होगा क्योंकि यहां बंद हो जाएगा, 0 खुद इक्वल है। ठीक हो गया? एक एग्जांपल और देखते हैं, ये हमारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, पहले वाला भी क्वेश्चन था कि मान लीजिए एक फंक्शन है एफ एक्स √9 - x²। अब इसकी हमें डोमेन और रेंज निकालनी है। सबसे पहले तो डोमेन देखते हैं। हमारे पास इतना पता है जब भी कोई क्वेश्चन अंडर रूट में होता है, आप ये समझ लो वो फंक्शन तभी एग्जिस्ट करेगा जब अंडर रूट में प्लस वैल्यू होगी, ठीक है ना, नहीं तो वो इरेशनल आ जाएगा ना। तो हम सबसे पहले यहां लिखेंगे डोमेन के लिए 9 - x² > 0। ठीक है, 0 भी तो हो सकता है ना फंक्शन, और प्लस में आना चाहिए तभी तो अंडर रूट की वैल्यू रियल आएगी। हमने इसको 3² - x² कर दिया, इसके फैक्टर कर दिए। अब एक बार 3 - x को > 0 ले लिया और एक बार 3 + s को > 0 ले लिया। अब यहां -3 जोड़ दिया। देखिए जब भी इस तरह के > को हम सॉल्व करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को, तो हम इसे काटते नहीं है, इधर से उधर नहीं ले जाते। 3 को हटाना है तो -3 ऐड करते हैं, यहां भी 3 को हटाना है तो -3 ऐड करते हैं। हमने ऐड किया, यहां से 3 चला गया, -x > -3 और x > -3। इसको हम ये भी लिख सकते हैं x <= 3 और x <= -3। ये माइनस था ना, इसको इधर ले जाओ चलो, या अब यहां माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये पूरी वैल्यू पलट जाती है। यहां पे ये ध्यान रखने वाली बात है। इसका मतलब ये हुआ कि -3 से लेकर 3 तक का डोमेन आएगा हमारे पास। समझ में आ गया? ये तो आया डोमेन, मैंने ये वैल्यू हम x की पुट कर सकते हैं। अब रेंज निकालनी है भैया। रेंज में तो हमारे पास तरीका पहले से ही है, क्या? चलो पुट करते देखते हैं। अब यहां क्योंकि 9 - x² है, इसका मतलब है x की वैल्यू तो हम -3 है मिनिमम। देखिए पीछे हमने देखा हमारे पास क्या आई, -3, तो -3 से वैल्यू पुट करनी शुरू करते हैं। हमने एक बार -3 डाली तो क्या आ गया, 9 - -3 का स्क्वायर, 9 - 9 मतलब 0। चलो जी, इसका मतलब है हमारे पास -3 वैल्यू डाली तो 0 आएगा।
x3 डालते हैं तो क्या होगा, x3 डाला तब भी 0 आया, मतलब माइनस और प्लस कुछ ही डाल लो, स्क्वायर है ना तो प्लस ही आएगा। चलो अब हम x की वैल्यू 0 डाल के देखते हैं भैया, 0 डाली क्योंकि -3 से 3 के बीच में है ना, हमने 0 डाली तो अब 9 का अंडर रूट 3, अब वैल्यू 3 आ गई। इसका मतलब है x अगर 0 है तो y 3 आएगा। इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि if x is less than -3 and more than 3 we will get irrational y। ये तो ठीक है, हमने पहले ही बात कर ली थी। इसका अगर लेस देन 3 होगा तो ये वैल्यू कुछ और होगी। जैसे एग्जांपल देख लो, हमने 4 और -4 डाला तो y की वैल्यू क्या होगी, -√7। देखो ठीक है ना। इसका मतलब है हमारी रेंज जो होगी 0 से लेकर 3 तक होगी और 0 भी इक्वल होगा। इसका मतलब है क्लोज ब्रैकेट होगा 0 और 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक ये देखते हैं कि फंक्शंस कितनी तरह के होते हैं, ये समझना बड़ा जरूरी है। पहला पार्ट है रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन मतलब अ फंक्शन हुज रेंज इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन। मैंने उसकी जो रेंज है, डोमेन नहीं, रेंज, रियल वैल्यू होनी चाहिए। अब देखो इस एग्जांपल में मान लीजिए एक सेट D है और एक सेट Y है। एक तो D के हर सेट की एक ही इमेज है, इसका मतलब है फंक्शन तो है। उसके बाद डोमेन हमारे पास क्या हुआ, 1 2 3 4, और हमारा रेंज क्या है 7 5 3 2 या 5 3 2 7, कुछ ही कहो, आगे पीछे कर सकते हैं। तो इसका मतलब रेंज सारे रियल नंबर्स है ना, तो इसको क्या कहेंगे, रियल वैल्यूड फंक्शन। आगे बढ़ते हैं। अब आती है बात आइडेंटिटी फंक्शन की। ये क्या होता है जी, देखो अ फंक्शन इज कंसिडर्ड टू बी एन आइडेंटिटी फंक्शन व्हेन डोमेन वैल्यूज आर इक्वल टू द रेंज वैल्यूज। भैया ये एक फंक्शन देखिए जिसमें हमारे पास डोमेन 1 2 3 4 5 है और उसकी एक एक इमेज, सेपरेट इमेज है, 1 2 3 4 5 है। मैंने एक आ गई, आइडेंटिटी हो गई। इसका मतलब है ये आइडेंटिटी फंक्शन है। अब आइडेंटिटी फंक्शन में x और y की वैल्यू सेम होती है। देखो 1 डाला तो 1 आएगा, 2 डाला तो 2 आएगा। तो कार्टेशियन प्लेन पर ऐसे स्ट्रेट लाइन सेंटर से होते हुए जाएगी। नेक्स्ट है कांस्टेंट फंक्शन। अब ये क्या होता है जी, अ कांस्टेंट फंक्शन इज अ फंक्शन हैविंग द सेम रेंज फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ डोमेन। मतलब मान लीजिए एक फंक्शन है yx इज इक्वल टू 4। अब डोमेन तो इसमें कोई भी वैल्यू पुट कर दो आप x की, क्या फर्क पड़ रहा है, y की वैल्यू तो 4 ही है, नहीं कांस्टेंट है। देखो x की वैल्यू 1 डाली तब भी y की वैल्यू, x की वैल्यू कुछ भी डाल दो, स्ट्रेट लाइन आएगी। तो इसको कहते हैं डोमेन इसमें आ गया x1 x2 x3 कुछ भी, और रेंज क्या है हमेशा 4। ये हो गया कांस्टेंट फंक्शन। क्लियर हो गया। ये ऐसे एक पैरेलल लाइन होगी एक्स एक्सिस की, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है पॉलिनोमियल फंक्शन। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, इस पे बड़े सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शंस आर एक्सप्रेशंस दैट में कंटेन वेरिएबल्स ऑफ वेरिंग डिग्रीज, कोएफिशिएंट्स, पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स और कॉन्सोनेंट्स। मतलब एग्जांपल देखते हैं। देखो अगर किसी के x के ऊपर डिग्री है, मैंने पार है, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। x की पावर 3 है तो दूसरा एग्जाम्पल हो गया, x की पावर 4 आ गई तो तीसरा ही पॉलिनोमियल बनता है, हमने पढ़ेगा 9th-10th में। और स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलिनोमियल की ये है an x की पावर n, an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर 2 प्लस a1 x और ये a0। इसको आप स्टैंडर्ड इसकी एक फंक्शन मान सकते हैं। अब समझते हैं पॉलिनोमियल फंक्शंस किस किस तरह के होते हैं, थोड़ा सा क्लैरिटी लेते हैं। जैसे पहले समझिए लीनियर फंक्शन और स्ट्रेट लाइन। मान लो x की डिग्री 1 है, x माइनस 4, इसका मतलब है कि x की तो यहां कुछ भी वैल्यू हो सकती है। देखो -∞ से इन्फिनिटी तक, कौन रोक रहा है, रियल वैल्यूज है। तो फिर y की भी कोई भी वैल्यू आ सकती है, नहीं है ना, कुछ भी आ सकता है।
तो जब डोमेन भी माइनस इन्फिनिटी हो और इन्फिनिटी और रेंज भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो, तो ऐसे फंक्शन इस तरह के सिंगल जिसमें एक्स की वैल्यू है उन्हें लीनियर फंक्शन और स्ट्रेट लाइन कहते हैं। अब क्वाड्रेटिक फंक्शन एक्स की पावर 2। अब देखो इसमें एक्स की तो कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। आपको हमेशा एक्स की वैल्यू आप डाल के देखो तो माइनस वाई की वैल्यू -4 और इन्फिनिटी आएगी। देखो मिनिमम वैल्यू एक्स की आपने 0 डाल दी, राइट, माइनस डाली तो वो भी प्लस आएगा, इसका मतलब कोई ना कोई प्लस आ जाएगा। अगर 0 डाली आपने तो -4 आएगा, तो -4 से इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यू जा सकती है। अगला है पैराबोला, फिर है क्यूबिक फंक्शंस, मैंने इसकी पावर 3 है। पैराबोला ये x² + bx, इस तरह से अलग अलग क्वाड्रेटिक फंक्शंस हो सकते हैं। ये इनके ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है। देखो लीनियर फंक्शन में y = ax + b, क्यों? क्योंकि x को एक बार काट रहा है ना, देखो x की एक ही वैल्यू है और y की एक वैल्यू है। अब y = ax² है, इसका मतलब x की डिग्री 2 है, x को 2 बार काटा, तो ये बन गया, ये इस तरह की फिगर आएगी क्योंकि y तो एक बार कटेगा ना। अब इसमें y = ax³ + b², इसका मतलब x को 3 बार काटेगा, x की 3 वैल्यूज होगी। देखो ये तो जितना पॉलिनोमियल होता है उसकी जो डिग्री होती है वो x की जो पावर होगी, डिग्री होगी, उतनी बार x एक्सिस को काटेगा। क्लियर होगी बात? मॉड्यूलस फंक्शन जो है ये मैग्नीट्यूड देता है नंबर का इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइन। मतलब हम सब जानते हैं कि मॉड्यूलस में जो भी कोई साइन डालेंगे वो प्लस ही आएगा, मतलब हमें वैल्यू का पता नहीं चलेगा कि वो माइनस है या प्लस है, तो इसलिए इसको एब्सोल्यूट फंक्शन भी कहते हैं। और इसकी जो पिक्चर, इसको जो लिखते हैं हम ऐसे लिखते हैं x इफ x इज ग्रेटर देन 0 और -x इफ x लेस देन 0, क्योंकि x की वैल्यू माइनस भी हो सकती है और प्लस भी, मगर y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक है ना? अच्छा, इसकी डोमेन क्या होगी? x की तो कोई भी रियल नंबर डाल सकते हैं प्लस माइनस, और रेंज क्या होगी? इन्फिनिटी है, कुछ भी आ सकता है, तो 0 से इन्फिनिटी। और क्योंकि y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी ना, नेगेटिव तो आ ही नहीं सकती क्योंकि मॉड्यूलस है। ठीक है, ये इसकी फिगर बनेगी। देखो अगर x की वैल्यू 1 1 1 प्लस है तो y की वैल्यू भी प्लस में आएगी, x की वैल्यू माइनस है तब भी y की वैल्यू प्लस ही आएगी। इसका मतलब है ये हमेशा x एक्सिस से ऊपर ही बनेगा, इस तरह से फिगर, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है सिग्नम फंक्शन। अब सिग्नम फंक्शन क्या है जी? इससे आप पता लगाते हैं कि रियल वैल्यू फंक्शन जो जिसके रियल नंबर्स थे, आपको याद हो रेंज में, तो उनकी साइन क्या है? पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव है, राइट? देखो कैसे, ये इसकी इक्वेशन जो बनती है, ये इसको लिखते हैं वैसे +1। अगर x की वैल्यू 0 से ऊपर है, x की वैल्यू लेस देन 0 है तो -1, और x की वैल्यू 0 है तो 0। इसका डोमेन तो R है, कोई सा भी रियल नंबर, मगर इसकी रेंज हमेशा -1, 0 और 1 ही रहेगी, और ये इसकी पिक्चर होती है। इसको साइन x से भी डिनोट करते हैं, ये इसका लिखने का तरीका होता है, राइट? नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ये क्या होता है जी? इट राउंड्स अप द नंबर टू द नियरेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू गिवन नंबर। मतलब एक तो देखो जो लिखने का तरीका ये है नीचे, मतलब ये अगर कोई नंबर आपके पास दिया है, पहले एग्जांपल से समझते हैं, नंबर है 3.02 और हमें उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है, तो उससे थोड़ा सा कम जो कंप्लीट फुल नंबर होगा वो ले लेंगे, जैसे 3 ले लिया मैंने। इट राउंड्स अप द नंबर टू द नियरेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर, इससे थोड़ा सा कम। इसको फिगर भी ऐसे बनाएंगे जैसे ये 4 का हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है, ये मतलब 4 का नहीं, सॉरी, अगर हमें 3 और 4 के बीच में कोई नंबर है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है तो वो 3 लेंगे हम, डॉट।
क्योंकि 4 तक तो पहुंचा नहीं, है ना। 2 और 3 के बीच में लेंगे तो 2 लेंगे, 1 और 2 के बीच में लेंगे तो 1 लेंगे। क्लियर हो गया। इसका डोमेन जो है वैल्यूज ऑफ एक्स जो है वो तो कुछ भी हो सकती है ना। और रेंज जो है वो इंटीजर्स होंगे सारे, ठीक है ना, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो। रियल नंबर में तो फ्रैक्शन भी आ जाता है, मगर इंटीजर तो पूरा नंबर होता है ना कम। अब आगे देखो, बोथ पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स आ जाते हैं। अच्छा, इसके इसी तरह से एक हमारे पास है स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। इनका डिफरेंस समझ लो तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और दोनों समझ में आएंगे। इट इज डिनोटेड बाई, देखो ये साइन है नीचे को, ग्रेटेस्ट है ना। अच्छा, इसको हम फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं, इसलिए नीचे देखो फ्लोर, क्योंकि हमने नीचे का ले ली ना वैल्यू। और इसको सीलिंग फंक्शन कहते हैं, मैंने इसको ऊपर की वैल्यू ले ली। जैसे 5.3 की हम अगर लेना चाहे स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन 6 लेंगे, समझ में आ गया। -5 और 3 का लेना हो तो 0.3 का लेना हो तो -5 लेंगे, इससे बड़ा आ गया। और अगर इसका 5.3 का हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना हुआ तो 5 लेंगे, -5.3 का लेना हुआ तो -6 लेंगे। समझ में आ गया। इसमें इनपुट वैल्यू इज x, देन द आउटपुट वैल्यू इज द इमीडिएट इंटीजर दैट इज लेस देन, बात हो चुकी पहले, ये उसकी एग्जांपल है। थैंक यू वेरी मच।